सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, कल हम लोगों ने एक हमारे लेक्चर का जो है अ चाइल्ड बॉन्ड जो है उसके बारे में कल हम लोगों ने बात की है। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड उसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भैया किस तरीके से हमारी जो लेखिका है बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है कि ईस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि हमारे यहाँ के जो देश हैं, भारत और इत्यादि जो देश हैं, यहाँ पर चाइल्ड बर्थ जो है उसको बहुत ही अलग नज़रिए से देखा जाता है। महिला का जिस तरीके से ध्यान रखा जाता है वो बहुत ही अलग तरीका है। एक तरीके से एक बच्चे का जन्म होना यहाँ पर उत्सव के समान है। वहीं पर उन्होंने अपने एक कॉलीग, अपने एक साथी के बारे में बताया कि उनके चाइल्ड बर्थ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, किस प्रकार से कुछ रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं जिसके तहत उन्हें मना किया गया कि भाई बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए नया सामान, पालना, नैपकिन्स इत्यादि नहीं खरीदने चाहिए। उसने नहीं खरीदे और अब इसकी स्थिति यह है कि उसने अपने आप की छुट्टी करा ली है, यानी खुद को छुट्टी दिला ली हॉस्पिटल से, और अभी उसके चाइल्ड बर्थ को केवल 2 दिन हुए हैं और अब वो उसके साथ संघर्ष कर रही है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, क्लास स्टार्ट करते हैं। अगला पैराग्राफ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। द बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेड। तो वस्तुतः मूलतः हम ये देखते हैं कि जो बर्थ हुआ वो अनअटेंडेड रहा। किसी भी परिवार के सदस्य ने, किसी भी परिवार के व्यक्ति ने चाइल्ड बर्थ में किसी भी तरीके से कोई योगदान नहीं दिया, किसी भी तरीके से उन्होंने अटेंड नहीं किया। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक यानी कि गैर तकनीकी जो समाज हैं, सोसाइटीज़ हैं, एक्सेप्ट कौन से समाजों के अलावा, फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, यानी कि ऐसी दुर्घटनाएं उसमें होती है जो रिमार्केबल है, बहुत ही याद रखने योग्य है, या जिनके उदाहरण दिए जा सकते हैं। रिमार्क करने का मतलब है जिस पर आप बिंदु लगा सकते हो, ठीक है। तो रिमार्केबल जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके अलावा जितनी भी ये नॉन टेक्नोक्रेटिक गैर तकनीकी समाज हैं उनमें बर्थ इज़ ऑलवेज अटेंडेड। बर्थ को हमेशा अटेंड किया जाता है, यानी कि जब भी किसी का चाइल्ड बर्थ होता है तो लोग वहाँ पर अटेंड करने के लिए ज़रूर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मॉर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पारंपरिक जो तरीके हैं बर्थ के, यानी कि जैसे कि पहले के गाँव में घर में ही आया दाया ये लोग जो होते थे, एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते थे, वो घर में ही चाइल्ड बर्थ करा देते थे। हॉस्पिटल जाने से ज़्यादातर ये लोग बचते थे। तो ऐसे स्थानों पर हम देखेंगे कि भैया मदर एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी यानी कि शिशु की, जो नवजात शिशु होता है उसकी, और माता जो है, माता की मृत्यु दर बहुत अधिक हुआ करती थी, है ना। क्योंकि देखो, एक तो हॉस्पिटल में अगर चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो एक अलग बात है, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रोफेशनल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने मेडिसिन को पढ़ा है, मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकती है और उस कॉम्प्लिकेशन से निकलना कैसे है। तो एक तो होता है प्रॉपर अध्ययन करके आप चाइल्ड बर्थ करा रहे हैं, एक ये है कि आप केवल अपने अनुभव के आधार पे कि ऐसा होता है तो ऐसा कर लो, ऐसा होता है तो ऐसा कर लो। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि मृत्यु दर जो है बच्चे की और माता की जो मृत्यु दर है वो बढ़ती है। बट इन आर एंजाइटी, लेकिन हमारी चिंता में, टू अवॉइड डेथ, मृत्यु को टालने के लिए, वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजोरिटी हु लिव। तो इस चिंता को टालने के लिए कि चाइल्ड बर्थ के समय में माता की या बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, इस डर से बचने के लिए हम लोगों ने शायद पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है जो महत्व था इस अनुभव का, यानी कि बच्चे को जन्म देने के अनुभव का जो महत्व है, उस महत्व को हमने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। फॉर द वास्ट मेजोरिटी हु लिव, एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए, एक बहुत बड़ी तादाद के लिए, बहुसंख्यक लोगों के लिए जो कि ऐसे स्थानों पर रहते हैं। नो वन वुड डिनाई दैट ईच इन्फेंट एंड पर्टिकुलरली एवरी मटर्नल डेथ इज अ ट्रेजेडी। इस बात से कोई भी मना नहीं करेगा, कोई भी इस बात से डिनाई नहीं करेगा, मना नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता दैट ईच इन्फेंट, के हर जो नवजात शिशु है, एंड पर्टिकुलरली और विशेष रूप से एवरी मैटरनल डेथ, मृत्यु के समय में होने वाली हर मृत्यु जो है, चाइल्ड बर्थ के समय में होने वाली हर मृत्यु जो है वो एक ट्रेजेडी है, यानी कि एक दुखद घटना है। इस बात को कोई भी इनकार नहीं करेगा। एक आप किसी भी परिवार के दृष्टिकोण से सोचिए,
किसी परिवार में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसका पूरा परिवार खुशियां मनाना शुरू कर देता है, सब लोग दिन गिन रहे होते हैं, अब 4 महीने रह गए, अब 3 महीने रह गए, अब 2 महीने रह गए, घर में एक नया मेहमान आएगा, सब अपने सपने सजा लेते हैं कि भाई उस बच्चे के साथ ऐसे खेलेंगे, वैसे खेलेंगे। चाचा जो हैं, हमारे जैसे चाचा होते हैं, वो पहले ही कल्पना करके रहते हैं, इस बच्चे को पूरी तरीके से बिगाड़ूंगा इस बच्चे को गुंडागर्दी सिखाऊंगा, दादागिर्दी सिखाऊंगा तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं रहती हैं। तो डेफिनेटली अगर चाइल्ड बर्थ के समय पर माता की या बच्चे की या दोनों में से किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो एक ट्रेजेडी है, ये एक दुखद घटना है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। टू बी प्रिवेंटेड, इसे रोका जाना चाहिए। इफ एट ऑल पॉसिबल, अगर संभव है इसे रोक पाना तो इसे रोका जाना ही चाहिए। नॉर दैट मॉडर्न ऑब्स्ट्रिक केयर, तो ऑब्स्टेटिक केयर किसे कहा जाता है कि जन्म के समय में, देखो ऑब्स्टेटिशियन किसे कहा जाता है, वे लोग जो बच्चे के, वे डॉक्टर्स, देखो अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वैसे ही ऑब्स्टेट्रिक कार्य करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनका पर्टिकुलरली ये काम होता है कि बच्चे के जन्म के समय पर वो बच्चे की और उसकी माता की प्राणों की रक्षा करें और सेफली वो जन्म हो। तो वो जो केयर है, यानी कि जन्म के समय में आधुनिक प्रस्तुति के समय की जो देखभाल है, विच हैज़ डेवलप्ड, जो कि विकसित हो चुकी है इन द हॉस्पिटल सेटिंग, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में, हैज़ बीन एटलीस्ट पार्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक डिक्रीज इन बोथ मैटरनल एंड प्रीनेटल मोर्टेलिटी। तो हैज़ बीन एटलीस्ट पार्टली रेस्पॉन्सिबल, अब ये जो हॉस्पिटल की सेटिंग है ये भी थोड़ी बहुत तो रेस्पॉन्सिबल है, थोड़ी बहुत तो जिम्मेदार है। ये ड्रामेटिक यानी कि नाटकीय तरीके से जो कमी आई है दोनों में ही, मैटरनल और प्री मैटरनल मोर्टेलिटी में, यानी कि हॉस्पिटल को हम लोग इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आई है कि जन्म के समय में माता की या बच्चे की मृत्यु नहीं हो रही है या उस मृत्यु दर में कमी आई है ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी, पिछले 50 सालों में, 50 ईयर्स के अंदर, पिछले 50 सालों में जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जन्म के समय में जो मृत्यु दर है उसमें बहुत नाटकीय तरीके से, नाटकीय ढंग से कमी आई है। और इसके लिए हम किसे जिम्मेदार कह सकते हैं? आंशिक रूप से, भले पूर्ण रूप से भी ना कहें तो भी आंशिक रूप से हम हॉस्पिटल्स को या हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उन्हें हम जिम्मेदार कह सकते हैं, यानी कि इसका श्रेय उसे जा सकता है। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज कम होना, ठीक है। नेक्स्ट है, बट इट इज नॉट नेसेसरीली perverse to question whether our present priority should be to reach minimum figures for perinatal mortality at any price when this includes giving up things which free human beings have often felt to be more important than their own survival. लेकिन it is not necessarily परवर्स, लेकिन ये बहुत आवश्यक रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न होना चाहिए, टू क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही परवर्स होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आवश्यक रूप से, एक सेकेंड, इट इज नॉट नेसेसरीली परवर्स, ये आवश्यक नहीं है या आवश्यक रूप से ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रश्न पूछे रेदर आर प्रायोरिटी, के हमारी प्राथमिकता क्या है, वर्तमान समय में हमारी प्राथमिकता क्या है, शुड बी टू रीच मिनिमम फिगर्स, कि हम न्यूनतम आंकड़े पर पहुंचे किस चीज़ के, प्री नेटल, तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर को कम करने के न्यूनतम आंकड़े पर हमें पहुंचना है। ये आवश्यक रूप से क्या पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए। एट एनी कॉस्ट, एनी प्राइस, किसी भी कीमत पर, वह दिस इंक्लूड्स, जब इसमें सम्मिलित होता है, गिविंग अप थिंग्स, ऐसी चीजों को छोड़ देना, विच फ्री ह्यूमन बींग्स, जो कि मानव सभ्यता को स्वतंत्र करती है, हैव ऑफन फेल्ट, इसे अक्सर महसूस किया गया है, टू बी मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण, देन देयर ओन सर्वाइवल, उनके खुद के जीवन से, यानी अपने आप को जीवित रखने से ज्यादा कई बार लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई आवश्यक रूप से ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है या नहीं है, ये आपको सोचना है कि भैया आप हमें ये बताइए कि हमें बच्चे के जन्म से पहले का जो मृत्यु दर है उसे हमें कम करना है, क्या उसे कम करने के लिए मानव को इस डर से, इस भय से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो इसके लिए जो चीजें मानवों को स्वतंत्र करती है इस प्रकार के किसी भी डर से या भय से, क्या उन्हें
उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों को आप ऐसी बातें करते हुए देखोगे कि हम देखते हैं माता पिता कई बार जब बहुत ही भावुक होते हैं तो मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो कई बार ये चीज़ें व्यक्ति के स्वयं के जीवित रहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसका बच्चा जो है वह जीवित रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइफ, और जैसा कि स्वतंत्रता है कि भाई वे अपना स्वयं का जीवन जिए, लाइफ देयर ओन वे, अपने स्वयं के तरीके से। तो ऐसी स्वतंत्रता, जब लोग इस डर से स्वतंत्र होते हैं तो ये स्वतंत्रता ऐसे लोगों को एक मौका देती है कि भाई वो अपने जीवन को बिल्कुल वैसे जी सकते हैं जैसे जीना चाहें, एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइसेस, और अपनी व्यक्तिगत विकल्प को चुन सकें, अपने व्यक्तिगत चुनाव को चुन सकें, इन लाइन विद देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यूज, और उस दिशा में, ऐसी लाइन में जहां पर उनकी खुद की सेंस, उनकी खुद की समझ बताती है कि क्या चीज उनके लिए महत्व रखती है, क्या चीज उनके लिए महत्व नहीं रखती है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी शादियों के टाइम पे, भारतीय विवाह के समय में। तो भारतीय विवाह में बहुत सारे रिचुअल ऐसे हैं जो आजकल के पढ़े लिखे लोगों को लगता है अरे इनसे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने साफा लगाया शादी में तो भी क्या फर्क पड़ेगा, नहीं लगाया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, आनी तो वाइफ है, रहेगी वो जीवन भर साथ में। तो कई बार कई चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण हो जाती है। आधुनिक विचारधारा रखने वालों के लिए बहुत सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, पारंपरिक विचारधारा रखने वालों के लिए बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा महत्व है। जैसे कि साफे के लिए कहा तो नॉर्मली आप देखो कि भारत के अंदर गांव, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में तो इतना नहीं होता, ग्रामीण क्षेत्र में बारातें जो होती हैं, एक घर में एक से ज़्यादा लड़कियों की शादी है, 2 बारात आई है, 3 बारात आई है, इन बारात वालों का आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे के सर फाड़ना, ये तय मैटर है। लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, चाहे किसी बात को लेके हो जाए। ऐसे में अगर दूल्हे ने सर पे साफा बांध रखा और किसी ने लठ मारा तो दूल्हा बच जाएगा, नहीं तो दूल्हे का सर जो है खरबूजे की तरह खुल जाएगा। तो इसलिए साफा बांधना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उनकी खुद की सेंस ऑफ वैल्यू है। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, और कई चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है लेकिन फिर भी हम नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ों की सेंस ऑफ वैल्यू जो है वो बहुत ही अलग तरीके से काम कर रही है। ठीक है, किन्जर, शीला एंड जॉन, अ डिवाइस एड्स द प्लेस ऑफ बर्थ लंदन 1978 पीवी। पैराग्राफ 4 हमारा क्या कहता है, इट इन मैनी सोसाइटीज विमेन स्टिल गो फोर्थ from their mother's house at marriage to live with a mother-in-law and the wives of their husbands' brothers। बहुत सारे समाजों में हम ये देखते हैं कि अभी भी go forth यानी कि महिलाएं जो हैं आगे बढ़कर जाती हैं for their mother's houses at marriage to live with a mother-in-law, कि भाई वे अपने माता के घर से जाती हैं ऐसे घर में जहां पर उन्हें अपनी सास के साथ रहना होता है, and the wives of देयर हस्बैंड्स ब्रदर, और अपने बड़े भाई की जो पत्नियां हैं, मतलब अपने पति के बड़े भाई की जो पत्नियां हैं, ठीक है, तो अपने हस्बैंड के जो ब्रदर्स हैं उनकी पत्नियों के साथ रहने जाना होता है। इट इज अ ट्रूइज्म, ये एक सत्यवाद है ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति के विकास के विज्ञान की। तो मनुष्य जाति का विकास ऐसे ही हुआ है कि भाई बहुत सारी लड़कियां आज की तारीख में जो फेमिनिस्ट है, ऐसा क्यों होता है कि हम ही मतलब शादी के बाद अपना घर छोड़ के लड़कों के घर में रहने जाएं, लड़के अपना घर छोड़ के हमारे घर में रहने क्यों नहीं आते। आप विश्वास मानो, लड़का जो है ना इतनी खच्चर प्रजाति होती है कि अगर वो आपके घर में रहने आ गया ना शादी के बाद, वो आपके घर को पूरा डिस्टर्ब करके रख देगा, क्योंकि ये केवल आपकी सोच है, आपकी विचारधारा है कि भाई लड़का हमारे साथ हमारे घर में रहने क्यों नहीं आता। आपके पापा मम्मी से पूछना, अगर 4 दिन के लिए भी, जिसको हम हमारे यहाँ कहते हैं जमाई, है ना, मतलब जो बेटी का हस्बैंड होता है, 4 दिन के लिए भी रहने आता है ना ससुराल में, तो ससुराल वालों की सांसें ऊंची नीची हुई भी रहती है कि कंवर साहब, जैसे हमारे यहाँ राजस्थानी में कंवर साहब बोलते हैं, जमाई बोलते हैं, किसी बात को लेकर नाराज नहीं हो जाए। और आप है ना बहुत अच्छे से हो अगर आप लड़के के साथ उसके घर में रह रहे हो। तो अगर आप सोचो आप अपनी मम्मी के साथ रहो और आप अपने पति को गलती से कभी ऐसे कह दो, अरे यार मैं नहीं कर रही, इधर से पीछे से चप्पल उड़ती हुई आएगी आपकी मम्मी की, हैं क्या बोला मेरे कंवर साहब को, मेरे जमाई को मना करा काम करने के लिए, इधर आज चुटिया पकड़ के खींचो तेरे को। तो इसलिए ये एक तरीके से जब एंथ्रोपोलॉजी चल रहा था, जब
मानव जाति का विकास हो रहा था, तब ये धीरे धीरे ये परंपराएं बनी, और जैसे जैसे धीरे धीरे ये परंपराएं बनी वैसे वैसे लोग इनके साथ सहज होते चले गए। अगर मान लो आज के 700 साल पहले ये परंपरा बन जाती, ये परंपरा कुछ इस तरह से बनी होती कि भाई शादी के बाद लड़कों को लड़कियों के घर जाकर रहना है, तो डेफिनेटली आज हम सब अपनी पत्नियों के घर रह रहे होते, कोई टेंशन ही नहीं थी, मस्त आराम से उठते खाते पीते सो जाते, फिर मस्त काम मजाक कर रहा हूँ, लड़कियों का जीवन भी आसान नहीं होता, लड़कों का भी नहीं होता, सबकी अपनी अपनी चुनौतियां होती है, अपने अपने तरह की समस्याएं होती है, ठीक है। दैट सच women do not become members of their new family until they have a born a child। और ऐसा भी कई जगह होता है कि औरतें जो है तब तक उस परिवार का नया सदस्य नहीं बन पाती जब तक कि वह एक बच्चे को जन्म नहीं देती है। देखो क्या होता है, इस बात को इनके लिखने के हिसाब से समझो। मेरे बड़े भैया, मेरे पापा मम्मी, तो मैं और मेरा बड़ा भाई, मतलब मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं इन तीनों को देख रहा हूँ। मेरे बड़े भैया जब से पैदा हुए हैं तब से पापा मम्मी वगैरह को देख रहे हैं। मेरे पापा ने जब से शादी करी है तब से मेरी मम्मी को, मेरे को, मेरे भाई को, सबको देख रहे हैं। तो हम लोग परिवार के तौर पर स्वाभाविक तौर से जुड़े हुए हैं। अब अगर मेरे बड़े भैया की शादी होती है तो वो एक तरीके से एक बाहर का सदस्य है जो हमारे परिवार में अब आया है, लेकिन क्या अभी तक वो स्वीकृत सदस्य बन गया है? क्या हम लोग डायरेक्टली उनसे अटैच हो पा रहे हैं? तो यहां पर ये वो बात कर रही है कि भाई आप डायरेक्टली अटैच नहीं हो पाओगे, लेकिन जैसे ही उनके बेबी होगा, तो अब बेबी होते ही क्या हो गया कि उस बच्चे से उस माँ का भी संबंध वही रहेगा जो आपका रहेगा। तो अब आपकी जो भाभी होगी वो उस परिवार का स्वीकृत सदस्य बन जाएगी। मैं पर्सनली इस विचारधारा से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि चैप्टर में लाइन आई है तो समझाना तो पड़ेगा, तो मैं केवल समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, इसको मेरी व्यक्तिगत राय ना माने। अगर आपके घर में कोई भी नया मेंबर आता है, चाहे वो आपकी भाभी के रूप में आए, मतलब एक फीमेल कोई भी आती है, तो उसको आपको स्वयं को उसे एक स्वीकृत सदस्य अपने परिवार का बनाना पड़ेगा, अपनी खुद की साइकोलॉजी के अनुसार, ना कि इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं ये प्रेग्नेंट होगी, बच्चा होगा, तब ये हमारे परिवार का स्वीकृत सदस्य बनेंगी। ऐसा मैं नहीं मानता। इफ वी कंसीडर, अगर हम विचार करें, दैट इन सच सोसाइटीज, ऐसे समाजों में द मैरिज वॉज क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज्ड, तो हाँ ऐसे समाजों में हो सकता है कि भाई ऐसी समाजों में हम देखते हैं कि शादी जो है वो बहुत ज़्यादा संभावना ऐसी होती है कि वो सारी शादियां कैसी होती है, अरेंज्ड मैरिज होती है। हम जानते हैं ज़्यादातर दो तरह की मैरिज है, एक तो है अरेंज मैरिज, एक है लव मैरिज। तो लव मैरिज वाले तो अलग किस्सा हो गया। अरेंज मैरिज वही माता पिता लड़का लड़की देखते हैं, अब तो खैर लड़का लड़की एक दूसरे को दिखाने भी लगे हैं कि भाई देख लो इससे शादी हो रही है, देख लो इससे शादी हो रही है, रेडी रेडी डन डन ओके चलो करो शादी, फ्री हो, ठीक है। तो अरेंज मैरिज हम सभी लोग जानते हैं कि अरेंज मैरिज किसे कहा जाता है, जहां पर माता पिता द्वारा वर और वधू का चयन करके उनकी शादी करा दी जाती है। इट इज अंडरस्टैंडेबल, ये चीज समझ में आने वाली है, ये चीज समझने योग्य है, दैट द ब्राइड टू लॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप टू हर एज शी विथ हर ओन मदर। और ये बहुत ही समझ में आने वाली बात है कि ब्राइड जो है ना, लड़की जो होती है, वधू जिसको बोल सकते हो आप, है क्या बोल सकते हो, वधू बोल सकते हो। तो वधू जो है वो भी चाहती है, लॉन्ग्स का मतलब वह भी इच्छा करती है फॉर द चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट, जो बिल्कुल उसी तरीके से घनिष्ठ रिश्ते में उसके साथ रहेगा, टू हर, जैसे कि वो अपनी खुद की माता जी के साथ थी। तो एक लड़की अपनी माँ के बहुत क्लोज होती है, तो वो चाहती है कि मेरे जीवन में भी ऐसा कोई हो जो मुझसे बहुत क्लोज हो। तो जैसे आप अपनी मम्मी से क्लोज है, आपकी मम्मी आपसे क्लोज है, वैसे ही जब गर्ल्स हैं उनके बच्चे होते हैं तो उनके बच्चे भी उनसे उतने ही क्लोज होते हैं और वो भी अपने बच्चों से उतना ही क्लोज होते हैं, ठीक है। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोर्स, और वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी जो व्याख्या है इस तरह की इच्छाओं की, इज दैट दे आर बैकवर्ड, कि यार ये लोग बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, ये लोग बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत ही क्रूअल है, क्रूर है, बहुत ही गलत है। तो अब तक जिस समाज की व्याख्या की जा रही थी वो हमारा भारतीय समाज की व्याख्या की जा रही थी। अब पश्चिमी सभ्यता के लोग इस चीज को ऐसे समझते हैं कि ये तो इन लोगों का पिछड़ापन है, ये तो इन लोगों की क्रूरता है, ये तो ये गलत कर रहे हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट द सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पाउसेस आर प्रोफेंसरी एंड एक्सप्लॉयटेटिव एंड दैट ऑल मदर इन लॉज आर अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। चलो ये तो भयानक की बात कह दी है। इट इज
अज्यूम्ड, ऐसा मान लिया जाता है, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो ऐसा मान लेते हैं कि भारतीय समाज में क्या है, दैट द सेक्सुअल रिलेशंस, के शारीरिक संबंध बनाना जो है पति पत्नी के बीच में, स्पाउसेस यानी कि पति पत्नी के बीच में, ये बहुत परफंक्टरी है, यानी कि असावधानी पूर्वक होने वाला कार्य है, एक्सप्लॉयटेटिव है, किसी का शोषण करने वाला कार्य है, जैसे कि पति पत्नी का शोषण कर रहा हो, और जितनी भी मदर इन लॉ होती है, जितनी भी सास है भारतीय समाज में, वो सारी अन्याय करने वाली है और वो सारी हानिकारक है, ऐसा पश्चिमी सभ्यता में मान लिया जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट who are not chauvinistic and want to learn from women who still live within a female society is the tendency of those women to withdraw their silent position when participating in international fora conducted in languages which they cannot speak with fluency। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है, ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज में से, मतलब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं दुनिया में, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में से एक समस्या ये भी है इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट, कि जो जीवन जीने का तरीका है नारीवादियों का, हु आर नॉट चौविनिस्टिक, जो कि कहरवादी रवैया है, यानी कि चौविनिस्टिक का मतलब है कि नई विचारधारा को समझने का जो रवैया है उसे, एंड वांट टू लर्न फ्रॉम विमेन, और ये जो फेमिनिस्ट नारीवादी तरीका है, ये लोग समझने की, जानने की, सीखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं उन औरतों से जो अभी भी नारीवादी या महिला समाज में रह रही है। ठीक है, इन अ लिव विद इन अ फीमेल सोसाइटी इज अ टेंडेंसी, और ये पूरी बात एक टेंडेंसी है, एक केवल विचारधारा है ऑफ दोज विमेन, उन औरतों की, टू विड्रॉ इनटू साइलेंट अपोजिशन, जो कि विड्रॉ कर लेती है, यानी कि उनके सामने जो भी समस्या, परेशानी, दिक्कत आ रही होती है वो साइलेंट हो जाती है, चुप हो जाती हैं, और चुप होकर के चुप्पी से विरोध करने लगती हैं व्हेन पार्टिसिपेटिंग, जब भी उन्हें पार्टिसिपेट करना होता है, भाग लेना होता है किसी भी अंतरराष्ट्रीय फोरा कंडक्टन में। फोरा मतलब फोरम होता है जहां पर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औरतों को अपनी समस्याएं बताने का मौका दिया जाता है कि भाई औरतें आगे आएं और जो भी उनके समाज में जो भी उनकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें वो आकर के बताए। ठीक है, तो अगर वो ऐसा करती हैं इंटरनेशनल फोरा पे, वो अपने आप को वहां से पीछे हटा लेती है, वहां पर आकर वो अपनी बात को खुलकर नहीं रखती है इन लैंग्वेजेस, उन बोलियों में या उन भाषाओं में विच दे कैन नॉट स्पीक विथ फ्लुएंसी, जिसे वो एक अच्छे गति के साथ, फ्लुएंसी का मतलब होता है एक अच्छी गति के साथ, जैसे मैं आराम से हिंदी बोल रहा हूँ, कहीं अटक नहीं रहा हूँ हिंदी बोलने में, है ना, फिलर्स नहीं आ रहे हैं, तो ये फ्लुएंसी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Women officials of the Sudanese government told me that they had given up going to international conferences। तो औरतें जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के पद पर बैठी हुई है, वे औरतें जो कि सूडान देश की हैं, सूडान गवर्नमेंट में जो काम करती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि वे पूरी तरीके से गिव अप कर चुकी है, छोड़ चुकी है। क्या छोड़ चुके हैं? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जाना पूरी तरीके से त्याग दिया है। इवन दो द ट्रिप्स वर अ ट्रेमेंडियस ट्रीट, हालांकि ये जो ट्रिप्स होती थी, ये जो यात्राएं होती थी, ये यात्राएं बहुत ही शानदार, लाजवाब ट्रीट देती थी, मतलब उनको अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा रहने को, आलीशान कमरा, ये सारी चीजें देती थी। बिकॉज दे वर tired of being told about their own lives instead of being consulted, क्योंकि वे बहुत ज्यादा थक गई थी। किस चीज से बहुत ज्यादा थक गई थी? इस चीज से कि उन्हें उन्हीं के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा बताया जा रहा था, बजाय इसके कि उन्हें परामर्श दिया जाए। तो देखो क्या होता है, इंटरनेशनल जो फॉरम है, जो फेमिनिस्ट फॉर्म जो है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो जैसे आप वहाँ पहुँचे, आपने अपनी समस्या बताई कि देखिए साहब हम भारतीय समाज से आए हैं, भारतीय समाज में महिलाओं की ये स्थिति है। अब आपको कोई कंसल्ट करे कि देखो भाई इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। एक तो कोई आपको कंसल्ट करे, और दूसरा आप वहाँ जाकर देखो तो बस केवल सारे लोग, अलग अलग देश के लोग आ रहे हैं, स्टेज पे चढ़ रहे हैं, और आपकी जो स्थिति है वो केवल बताई जा रही है। सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से बखान कर रहे हैं आपकी स्थिति का, और उतर के चले जा रहे हैं। तो सूडान की जो अधिकारी,
सूडान सरकार की जो अधिकारी महिलाएं हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? बोले देखो हमें वहाँ कोई सलाह परामर्श तो मिलता नहीं, केवल हमें हमारी ही स्थिति बताई जाती है कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, चलो तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर है, thus we in the west would regard it as outrageous that a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn. Thus इस प्रकार we in the west, हम लोग जो वेस्ट में पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, would regard it as a outrageous, यानी कि बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही गुस्से से हम इस चीज को देखते हैं जब दैट अ वुमेन कुड लूज हर ओन नेम, कि एक औरत, एक महिला जो है अपना खुद का नाम खो सकती है, बिकेम अननोन, और अनजान बन जाती है, एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न, अपने पहले बच्चे के जन्म होने पर। वंस शी हैज बॉर्न इट, ऑल दो ऑफ कोर्स most of us do not protest against the sinking of women's lineage under her husband's name at marriage. Once she has born, एक बार अगर किसी बच्ची का, किसी लड़की का अगर जन्म हो जाता है, it although, ये हालांकि ऐसा है of course निसंदेह, most of us do not protest against, हम में से ज्यादातर लोग इस बात का विरोध नहीं करते हैं। इस बात का क्या नहीं करते हैं? हम लोग विरोध नहीं करते हैं दैट सिंकिंग द वुमेन्स लाइनेज, कि महिलाओं का जो वंशावली है वो सिंक होती है, क्या होती है? डूब जाती है। कैसे डूब जाती है? अंडर हर हस्बैंड्स नेम, उसके पति के नाम के अंदर, एट मैरिज, विवाह के समय में। तो ये तो भारतीय समाज में है ही ना, कि भाई आप जैसे कि हमारे यहाँ पे गोत्र होते हैं, है ना, आपके यहाँ पे गोत्र या गोत बोलते होंगे, है ना। तो गोत्र या गोत जो होते हैं उसमें क्या होता है कि लड़के लड़की की शादी हुई, अब लड़की अपना गोत्र, अपनी वंशावली को छोड़ देगी, अब वो किसकी वंशावली से जुड़ जाएगी? लड़के की वंशावली से जुड़ जाएगी। अब उसका गोत्र चेंज हो जाएगा, अब जो लड़के का गोत्र है वही उस लड़की का गोत्र होगा, उनकी होने वाली संतान का भी वही गोत्र होगा, उसकी संतान का भी वही होगा, उसकी संतान का भी वही होगा। तो यहाँ पर यही बात है कि महिला के गोत्र का विलुप्तीकरण हो गया, यानी कि लुप्त हो गई है महिला की गोत्र, और पुरुष की गोत्र ही उससे आगे उसको लीड कर रही है वंशावली को। तो ऐसा लड़के के साथ भी है, लड़के की बहन की शादी होगी, जैसे मैं हूं, मेरी बहन की शादी होगी, तो डेफिनेटली मेरा गोत्र छोड़कर वो किसी और के गोत्र में जाएगी। दैट्स हाउ सोसाइटी वर्क्स, इसी तरीके से सोसाइटी वर्क कर रही है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि दो चीजें हैं वेस्ट में, कि जब आपको अपने पहले बच्चे से सही पहचान मिलती है, इसका तो आप विरोध करती हो, लेकिन जब आप अपने पति के गोत्र के साथ मिल करके अपने गोत्र को विलुप्त कर देती हो, अपने गोत्र को समाप्त कर देती हो, तब वहां पर ऐसा क्यों नहीं होता? आप यहां पर मोस्ट ऑफ अस डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट, इस चीज के विरुद्ध हम विरोध क्यों नहीं करते हैं? इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, बहुत सारे जो पारंपरिक समाज है उनमें द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कि जो संबंध है माँ और बच्चे के बीच में वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय इसके कि रिलेशनशिप, जो संबंध है पति और पत्नी के बीच में। ठीक है, वो तो देखो आपके पापा मम्मी लड़ते होंगे तो ये तो आपने आपकी मम्मी के मुंह से कई बार सुना ही होगा, मैं तो केवल बच्चों की वजह से यहाँ रह रही हूँ वरना मैं तो कब की मायके चली जाती, मैं तो बच्चों की वजह से यहाँ रह रही हूँ वरना मैं तो कब की मर जाती मैं तो केवल बच्चों की वजह से यहाँ हूँ, मैं तो केवल बच्चों की वजह से यहाँ हूँ। नॉर्मल 10 में से 7 पति पत्नी लड़ते हैं ना, मतलब 10 में से 10 पति पत्नी लड़ते हैं ना, तो उसमें से 6 से 7 पत्नियां ये बात बोल ही देती है कि भाई मैं तो केवल मेरे बच्चों की वजह से हूं, वरना तुम्हारे जैसा क्या, मेरे को तो तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। गोत्र एक तरीके का आपके मतलब वंशावली की पहचान होती है, उसको गोत्र कहा जाता है। तो ये पारंपरिक समाजों में देखने को मिलता है कि भैया संबंध किसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? माँ और बच्चे का संबंध बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और किसका संबंध उतना स्ट्रांग नहीं है कंपैरेटिवली? तो पति और पत्नी का संबंध कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इन सम, कुछ, इंडीड, निश्चित तौर पर हम वास्तव में देखते हैं, द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विथ द रेस्ट ऑफ द फैमिली इज एज इंपॉर्टेंट और इवन मोर इंपॉर्टेंट देन आइदर अ मेंबर ऑफ सोशल यूजेस। पहले यहां तक का देखते हैं। निश्चित तौर पर एक बच्चे का जो संबंध होता है
उसके माता के साथ तो है ही, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय अर्लियर। अर्लियर मतलब कि भैया माता और बच्चे का रिलेशनशिप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बच्चे का संबंध बाकी के परिवारजनों से होना। अ नंबर ऑफ सोशल यूजेस में स्ट्रेस द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज किन ग्रुप्स एट द एक्सपेंस ऑफ दैट विथ हिज पेरेंट्स। एक कई ऐसे समाज हैं जहां पर इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, सामाजिक उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बल देता है कि बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो बाकी के उसके परिजन समूह जो हैं, मतलब ना केवल उसके माता पिता से होना चाहिए, उसके दादा दादी, उसके चाचा ताऊ, उसके चाचा ताऊ के बच्चे बच्चे, उसके बुआ फूफा, इन सबसे भी अच्छे उसके संबंध होने चाहिए, ताकि वह अपने पेरेंट्स के साथ अपने इस बढ़ते हुए एक्सपेंसिव फैमिली को देख सके। जो फैमिली क्या कर रही है, एक्सपेंस कर रही है, खर्च नहीं कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बड़ा सारा जो परिवार है उसको भी उसे देखना, जानना, समझना चाहिए, ठीक है क्या। चलिए, हिज आंट्स एंड अंकल्स मे बी परमिटेड ग्रेटर फिजिकल इंटीमेसी विथ हिम इन पब्लिक देन हिज पेरेंट्स। तो उसके अंकल और आंटी जो हैं उन्हें अनुमति रहती है कि वो और ज्यादा शारीरिक तौर से मित्रतापूर्ण हो सकते हैं उस बच्चे के साथ पब्लिक में यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों पर, बजाय उसके माता पिता के। आप कभी भी छोटे बच्चे के साथ घूमने जाओ, मतलब 8-10 जने जाओ, जिसमें दादा दादी होंगे, बड़े पापा बड़ी मम्मी या ताऊ जी ताई जी होंगे, चाचा चाची होंगे, बुआ फूफा होंगे, और उनके बीच में 2 लोग होंगे, पति पत्नी, जिनका छोटा सा भी बच्चा है। माता पिता को ना के बराबर चांस मिलेगा मेला घूमने जाओगे तो कि आपको माता पिता की गोद में वो बच्चा दिख जाए। माता पिता की गोद में वो बच्चा दिखेगा ही नहीं। अगर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है किसी दिन घर पे, तो वो बच्चा कभी भी अपने माता पिता के साथ नहीं खेलेगा। अगर वो बच्चा माता पिता के साथ खेल रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। और वरना वो बच्चा किसके साथ खेलेगा, वो जाके अपनी बुआ के बछड़े खाएगा, वो जाकर के अपने भाइयों के साथ खेलेगा, वो जाकर के अपने चाचा ताऊ के साथ खेलेगा, वो जाकर के किसी की दाढ़ी खींचेगा, किसी की चप्पल सड़क पर फेंकेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहेगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य का बच्चा होगा तो शैतान होगा ही होगा, मैं तो ये मानता हूँ, है ना। यहाँ पर सारे उत्पाती जीव ही पैदा होते हैं, शांत जीव कम बहुत पैदा होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे कि भाई अंकल्स और आंट्स जो हैं उन्हें ज्यादा अनुमति रहती है बच्चे के साथ खेलने कूदने की बजाय माता पिता के। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, बहुत सारे जो पारंपरिक समाज हैं, कहां पर, अफ्रीका में और इंडिया में, द बायोलॉजिकल फैमिली इज डिलाइबरेटली वीकेंड बाय एनफोर्स्ड एब्स्टिनेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंडेड फैमिली। ये तो है भैया। तो बायोलॉजिकल जो फैमिली होती है, यानी कि भारत और अफ्रीका में आप देखोगे तो बायोलॉजिकल फैमिली मतलब वो माता पिता जिनसे बच्चों का जन्म हुआ है, वो माता पिता जिससे बच्चे का जन्म हुआ है, जानबूझ करके उसे कमजोर करते हैं। बाय एनफोर्स यानी कि उन परिवारों को जानबूझकर कमजोर किया जाता है, तो उनको जबरदस्ती उन पर परहेज लगा दिया जाता है, और वास्तविकता में माता पिता को बच्चे से अलग कर दिया जाता है, ताकि जो विस्तृत परिवार है उसको इकट्ठा किया जा सके, उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। आप ये चीज बहुत अच्छे से समझोगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रहने वाले तो गांव के हैं, लेकिन शहर में अपने किसी रिश्तेदार के यहां रहकर पढ़ रहे होंगे। आप में से कुछ होंगे मैं बुआ के यहाँ रह के पढ़ता हूँ, आप में से कुछ होंगे मैं ताऊ जी के यहाँ रह के पढ़ता हूँ, आप में से कुछ होंगे कि मैं दादा दादी के पास यहाँ शहर में रह के पढ़ता हूँ, मेरे पापा मम्मी गांव में रहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ शहर रहते हैं, अलग रहते हैं। क्यों रहते हैं अलग, क्यों रहते हैं? इसलिए ताकि आपका, अब आप जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से जो अपने ताऊ जी ताई जी के पास या दादा दादी के पास या फिर बाकी लोगों के अन्य किसी परिवार के रिश्तेदार के पास रहते हैं, अब आपको धीरे धीरे वो लोग भी अपने माता पिता जैसे ही लगने लगे होंगे। तो अब आपके लिए 4 माता पिता हो गए। 2 माता पिता वो जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनका तो जो महत्व है वो है ही, और जिनके पास आप रहकर पढ़ाई कर रहे हो, जो आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, उनके लिए भी आपके मन में वही महत्व आ जाता है। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो परिवार जो है, जब किसी के बच्चे किसी और के पास पल रहे हैं और किसी के बच्चे किसी और के पास पल रहे हैं, तो वहां पर
आप लोगों को देखने को मिलेगा कि परिवार का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अब आपके लिए एक माता पिता नहीं है कि आप बाकी परिवार से अलग हो जाओगे अपने माता पिता के साथ, क्योंकि वो आपके लिए सभी माता पिता के समान है, जितने भी आपके बुआ फूफा चाचा ताऊ है। वरना जैसे आपने देखा होगा घर में परिवार में आपके किसी ना किसी भाई बहन के साथ ये हुआ होगा, कोई होगा तुम्हारा भाई बहन जो महा उत्पाती किस्म का होगा कि किसी की नहीं सुनता, विद्रोही स्वभाव का है, और उसी तुम्हारे परिवार में कोई एक खूंखार व्यक्ति होगा, हिटलर होगा कोई एक, चाहे तुम्हारे फूफा जी होंगे, चाहे तुम्हारे मौसा जी होंगे, चाहे ताऊ जी होंगे, जिनके सामने परिवार में किसी की चू नहीं निकलती, क्योंकि चू निकलते ही वो चांटे चांटे मारना शुरू करते हैं बिना किसी सेकंड थॉट के। उनका ये मतलब टेंडेंसी उस व्यक्ति की ये रहती है कि मर जाएगा लेकिन मेरे सामने तरीके से रहेगा। तो इस उत्पाती जीव को उठाकर जानबूझकर उनके पास छोड़ दिया जाता है 2-1 साल के लिए, तू जा, तू वहीं रह, तू यहाँ रहने लायक नहीं है, तू वहीं रह। याद आया किसी का किस्सा कि हाँ सर हमारे घर में ऐसा एक था मेरा भाई या मेरा कज़न, और उसको हमारे खूंखार ताऊ जी के पास भेज दिया था रहने के लिए घर वालों ने 2 साल के लिए, नहीं तो छुट्टियों में ही भेज देते 2 महीने, तू जा उनके पास ही रह 2 महीने, और उनको फ़ोन कर देते ये आ रहा है, इसने हमारा जीना आराम कर रखा है, इसको थोड़ा सुधार के थोड़ा सीधा करके भेजना। और वहाँ जाते ही उसकी तुड़ाई होना शुरू होती है। पहले ही दिन वो गाड़ी से उतरे के साथ ही पकड़ के लेकर अंदर धाड़ धूड़ पटाट पटूड़। मैं किसी को डांटता मारता पीटता नहीं हूँ, लेकिन मेरे 2 भतीजे हैं और दोनों मेरे से इतना डरते हैं कि जब भी वो एक हद से ऊपर बदमाशी करने लगते हैं ना, तो मेरे बड़े भैया या मेरी भाभी उनका एक ही डायलॉग रहता है, तुम लोग यहाँ मेरे पास रहने लायक नहीं हो, मैं अभी चित्रांश को फ़ोन कर रहा हूँ, वो आधे घंटे में आएगा और तुम्हें लेके जाएगा, कल से वहीं रहना है, वहीं से स्कूल जाना है। अच्छा मेरी आदत क्या है, मैं मारता पीटता नहीं हूँ, मैं बस आंखों से डराता हूँ, चला काम कर, इतना बोला और उनके तो आंसू निकल, चाचा नहीं मारना मत। पता नहीं कौन सी कहानियां सुना रखी है मेरे भाई भाभी ने उनको कि ये जानवर आदमी है, बहुत बुरा मारता है ये। तो वो मेरे नाम से ऐसे हो जाते हैं, नहीं आप जो बोलोगे हम कर लेंगे, नहीं जाना चाचा के पास। और उनकी कोशिश रहती है कि चाचा जब तक बैठे रहें मुस्कुराते रहें, उनका गंभीर चेहरा नहीं बनना चाहिए। गंभीर चेहरा मतलब कोई तो गया काम से। तो यही चीज है कि सेपरेट कर दिया जाता है, एक्चुअल सेपरेशन कर दिया जाता है पेरेंट्स का, माता पिता से उस बच्चे को वास्तविकता में अलग करके रख दिया जाता है। ठीक है, Thus children are not born at the whim of the parents। तो इसलिए बच्चे जो है माता पिता के लाड प्यार से या बहुत ज्यादा लाड कोड से बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बट इन रेस्पॉन्स टू अ ब्रॉडर प्रेशर फ्रॉम द होल ग्रुप, बल्कि उन पर जिम्मेदारी रहती है। ब्रॉडर मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। किस तरीके से बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उन पे प्रेशर रहता है, दबाव बना रहता है पूरे ग्रुप का, यानी पूरे परिवार का। ठीक है, ये कहां से लिया गया, तो कार्डवेल जेसी द इकोनॉमिक हाई फर्टिलिटी एंड इन्वेस्टिगेशन इलस्ट्रेट इन नाइजीरियन सर्वे डेटा एंड पॉपुलेशन स्टडीज वॉल्यूम 1 से होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे का अब हम लोग कल देखने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, और प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड कल सेम टाइम।